मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ क्या होती हैं? द स्पीशीज़ विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ आफ्टर लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ये थोड़ी सी डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज करना है। द स्पीशीज़ विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जाम्पल एलुमिनियम 3 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, सबके पास बेटा 10 इलेक्ट्रॉन है आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ की डेफिनेशन। एक और डेफिनेशन है, बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ देयर न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, द स्पीशीज़ विच हैव, ये ऊपर देखो डेफिनेशन लिखी हुई है, बिलोंगिंग टू द डिफरेंट एटम विच हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ देयर न्यूक्लियर चार्ज। आप इस डेफिनेशन को बुक से लिख लेना, बुक में सेम यही वाली ऊपर वाली डेफिनेशन दे रखी है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ की। ठीक है, नेक्स्ट ये कुछ एक्सरसाइज मैंने सॉल्व की हुई है, इसको आपने अपनी नोटबुक पे कर लेना है। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन Mn4 पॉजिटिव। Mn4 पॉजिटिव का मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन मैंगनीज ने लूज़ कर दिए हैं। ठीक है, तो आपको इसका सबसे पहले एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3d में कितने रह गए? 3। ठीक है, 7 होते हैं, कितने रह गए? 3 रह गए। Fe3 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मेन जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसमें से क्या कर देने? 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देने हैं। अगर नेगेटिव होता है तो उतने इलेक्ट्रॉन, जितना नेगेटिव में चार्ज होगा उतने अपने लास्ट शेल में क्या कर देने? गेन करवा देने हैं। ठीक है, हाउ मैनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर, ठीक है, Fe3 पॉजिटिव में कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5। इन सबको नहीं देखना है, डी वाले को देखो, लास्ट वाले को। 3d में 5 है, 5 के 5 इलेक्ट्रॉन क्या है? अनपेयर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है नेम द ऑर्बिटल। अगर n=4 है, l=1 है, तो कौन सा ऑर्बिटल होगा? 4 L1 किसके लिए होता है? p के लिए, तो क्या आ जाएगा? 4p। ठीक है, अगर 3d है, इसके लिए n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 2 है, तो ml कितना हो जाएगा? -2 -1 0 1 2। स्पिन कितनी हो जाएगी? +- अगर n=4 है, l=0 है, l 0 से पता चल गया s है, n तो आपको 4 दे ही रखा है, तो ऑर्बिटल कौन सा होगा? 4s। अगर n=3 है, l=2 है, तो 3d। अगर n=5 है, l=3 है, तो क्या हो जाएगा? 5f। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? किसके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? क्रोमियम 3 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन क्रोमियम ने मेन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से लूज़ कर दिए। 24 क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है, 24 में से 3 लूज़ कर दिए, 21। आयरन का 26 होता है, 26 में से 2 लूज़ कर दिए, 24। कॉपर का 20 होता है, 29 होता है कॉपर का। ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ पे कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना कर लेना है? 29। ठीक है, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है? 29 है। आफ्टर लूजिंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन दे हैव 28 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 29 कॉपर का होता है, क्रोमियम का 24 होता है, तो यहाँ पे कितने रह गए? 28। जिंक 2 पॉजिटिव 30 होता है, 28 रह गए। मैंगनीज में 23, आयरन में 23, स्कैनियम में 18 और वेनेडियम में, तो मैंगनीज और आयरन का क्या है? सॉरी, मैंगनीज और आयरन लिख रखा है यहाँ। मैंगनीज और आयरन के 23 सेम है, कॉपर और जिंक के सेम है। आफ्टर लूजिंग इसमें 1 और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 28। ये कुछ एक्सरसाइज है, इसको एज इट इज़ आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको कुछ और दिए थे। n= अगर 0 हो और l=0 हो, m=0 हो, स्पिन हाफ हो, नॉट पॉसिबल। क्योंकि ये सारी चीज़ें 0 हो, स्पिन हो, ये पॉसिबल नहीं है। m1 हो, l1 हो, m0 हो, नॉट पॉसिबल, क्योंकि 1 के पास p ऑर्बिटल नहीं होता है। n3 है, l3 है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि l3 f के लिए होता है और 3 के पास f ऑर्बिटल नहीं होता है। n1 है, l0 है, m0 है, स्पिन क्या है? हाफ है, तो ये पॉसिबल है। n1 है, l0 है, m1 है, स्पिन ± हाफ है, ये भी नॉट पॉसिबल है, क्योंकि जब l0 हो गया तो m भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इफ़ n=3 l=1 m=0 स्पिन हाफ, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर l1 है तो m0 कभी भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट था आपका क्वेश्चन कि वाई बोहर बरी रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल।
ठीक है। जब एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि वाई 3D ऑर्बिटल 4s ऑर्बिटल इज़ ऑलवेज फिल्ड बिफोर 3D ऑर्बिटल, इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाएँ कि इस ऑर्बिटल को इससे पहले फिल क्यों करते हैं, तो वो किसके बेस पे आपने एक्सप्लेन करना है। तो आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू बोहर-बरी रूल द ऑर्बिटल हैविंग लोअर n प्लस एल वैल्यू, जिसकी n प्लस एल वैल्यू कम होगी, filled first being higher n plus l value is filled later. If the two orbital having the same n plus l value, the orbital with lower value of n has the लोअर एनर्जी। तो जिसकी लोअर एनर्जी होगी उसको हम पहले फिल करेंगे। अगर आपको नहीं पता चलता है तो n प्लस एल वैल्यू करके देख लो। n प्लस एल वैल्यू जिसकी कम होगी उसको पहले फिल करेंगे, जिसकी ज़्यादा होगी उसको बाद में फिल करेंगे। और अगर दोनों n प्लस एल वैल्यू करने के बाद सेम वैल्यू आ रही है तो आपने देखना है कि n किसका कम है। जैसे फॉर एग्जांपल 3D के लिए 3D 4s को पहले 5s को पहले फिल क्यों करते हैं 3D से, सॉरी 4s को पहले फिल क्यों करते हैं 3D से, तो 3 और D, n कितना है 3 और D के लिए l कितना होता है 2, 3D दोनों को प्लस किया कितना हो गया 5, 4s के लिए 4 और s के लिए l कितना होता है 0, तो कितना आ गया 4। तो पहले किसको फिल करेंगे 4s को। तो आप बताओगे कि 4s को पहले इसलिए फिल करते हैं क्योंकि n प्लस एल वैल्यू 4s की कम होती है और 3D की ज़्यादा होती है, और जिसकी n प्लस एल वैल्यू कम होती है उसकी एनर्जी भी कम होती है। तो अकॉर्डिंग टू आवर प्रिंसिपल हैविंग लोअर एनर्जी इज़ फिल्ड फर्स्ट, हैविंग हायर एनर्जी इज़ फिल्ड लेटर। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू बोहर-बरी रूल है। ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाई कॉपर एंड क्रोमियम शो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कि कॉपर और क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्सेप्शनल क्यों होती है। तो इनकी एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है क्रोमियम की है 3D4 और इसकी एक्सेप्शनल कौन सी होती है 4s1 3D5। ठीक है, अब आप देखो ये कम सिमेट्रिक है, ये ज़्यादा सिमेट्रिक है। एक्सेप्शनल ये है, सॉरी एक्सपेक्ट ये की जाती है बट एक्चुअल में होती ये है। क्यों ऐसी होती है, क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा सिमेट्रिक होती है उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होती है, और जो चीज़ ज़्यादा स्टेबल होती है वही यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। यहाँ देखो 4s2 3D9, तो यहाँ पे एक ही अनपेयर्ड रह गया। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाए तो एक्चुअल में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होती है। क्यों, क्योंकि फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और मोर सिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज मोर स्टेबल। ठीक है, तो सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये शो करते हैं, क्योंकि कॉपर और क्रोमियम की जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसलिए होती है क्योंकि ये ज़्यादा सिमेट्रिक होती है। सिमेट्रिक लीड्स टू स्टेबिलिटी, द टू अचीव दिस सिमेट्री द क्रोमियम शिफ्टेड 4s1 इलेक्ट्रॉन टू ऑर्बिटल 3D। तो कहते हैं इस सिमेट्री को अचीव करने के लिए क्रोमियम क्या करता है, अपना 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3D में शिफ्ट कर देता है, जिसके कारण वो सिमेट्रिक हो जाता है। और कॉपर भी क्या करता है, अपना 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3D में शिफ्ट कर देता है, जिसके कारण वो क्या हो जाती है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिमेट्रिक हो जाती है और स्टेबिलिटी आ जाती है। एक तो ये रीज़न, आप ये रीज़न लिख दो मोर देन सफिशेंट। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एक और रीज़न है। इफ़ इट मे बी नोटेड दैट द नंबर ऑफ एक्सचेंजेबल पोजीशन मोर will be the exchangeable energy release, thus more will be the stability of atom। इसमें कहते हैं जो क्रोमियम की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसमें एक्सचेंज एनर्जी कितनी हो गई, इसमें देखो एक इलेक्ट्रॉन 4 टाइम, दूसरा इलेक्ट्रॉन 3 टाइम, तीसरा इलेक्ट्रॉन 2 टाइम और लास्ट इलेक्ट्रॉन 1 टाइम, सभी को ऐड करो तो 10 हो रहा है। अगर हम जो अनसिमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसमें देखें तो 3 to 10, यहाँ 6 हो रहा है। तो ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी किस में हो रही है, इसमें 10 टाइम और इसमें 6 टाइम। तो जिसमें जितना ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ आयन होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो ये था आज का टॉपिक। यहाँ पे आपकी आके आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसमें फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। ऑनलाइन क्लास लेने का तो कोई फ़ायदा है नहीं है, आप लोग रिप्लाई नहीं करते हो, बीच में पता नहीं क्या क्या प्ले कर देते हो। तो आज के बाद वीडियो ही सेंड करूँगी मैं।